हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने ब्यूटीफुल से चैनल द फिजिक्स चस्का में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आज जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ना? तो पूरा वर्ल्ड जो होता है, हमारी बॉडी, आसपास की चीज़ें, ये जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं सब डाइपोल से बनी हुई है। यानी कि डाइपोल हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो फिर उसकी पहचान क्या है, वो कहाँ मिलेगा हमें? तो बस जो चीज़ें मॉलिक्यूल से बनती है वही तो डाइपोल है। अब मॉलिक्यूल की बात कर दी, यानी कि थोड़ा कहीं ना कहीं हम केमिस्ट्री में भी चलेंगे। तो मॉलिक्यूल से डाइपोल का क्या रिलेशन है वो देखते हैं पहले तो, है ना? तो जैसे कि हमें एक चीज़ पता है कि जैसे मैं कोई एक एलिमेंट ही बात करूँ, सोडियम क्लोराइड की, राइट? ये एक एलिमेंट है। सोडियम और क्लोराइड दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का, ठीक है? और इसको देखना थोड़ा सा, अगर हम केवल सोडियम की बात करें तो सोडियम पर प्लस चार्ज होता है बच्चों, ये तो हमको पता है। यानी कि चार्ज की बात हो रही है यहाँ सोडियम के ऊपर। सिमिलरली क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज साथ में रह सकते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। इसीलिए सोडियम ने क्लोरीन के साथ मिलकर एक बॉन्ड तैयार किया और वो उसके साथ रहता है और ये हमारे नेचर में एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है? तो थोड़ा सा समझना है। तो सोडियम का जो मॉलिक्यूल होगा, है ना, सोडियम का जो एटम होगा और क्लोरीन का जो एटम होगा, अब ऐसा तो है नहीं ये दोनों एटम एक दूसरे में समा जाएंगे, यानी कि इन दोनों के सेंटर एक ही हो जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी ये साथ में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मॉलिक्यूल के बीच में, इनके एटम्स के बीच में डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे है, ध्यान देना। अगर मैं इसकी बात करूं सोडियम की, तो ये हम इसको इतना बड़ा सोडियम का एटम मान लेते हैं। एटम के बीचों बीच यहाँ पर कौन होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है ना? तो न्यूक्लियस से ये क्या कहलाती? ये रेडियस कहलाती। ये एक ऑर्बिट हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो ये अल्टीमेटली एक एटम है ना? तो एटम के पास देखो रेडियस होती है बच्चों। अब ये अगर सोडियम का एटम है तो हम इसको बाहर लिख देते हैं कि भाई ये सोडियम का एटम है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है ना? कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? हमने ऐसा मान लिया। इसके साथ में एक दूसरा एलिमेंट जो कि कौन है? क्लोरीन। ऐसा नहीं कि क्लोरीन इसके अंदर ही रहेगा, डिस्टेंस पर रहता है वो। तो इस क्लोरीन के पास भी रेडियस होगी, ठीक है? हमने इसकी रेडियस भी आर मान ली। तो देख लीजिए, ये एक दूसरे में समाते नहीं है, इन दोनों के सेंटर एक नहीं होते, कुछ न कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये क्लोरीन के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है ना? और अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है और उनके बीच में इतनी डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंसेस हम सेंटर टू सेंटर लेंगे। जैसे कि यहां से अगर डिस्टेंस देखा जाए सेंटर से, सोडियम के सेंटर से क्लोरीन के सेंटर तक, तो टोटल डिस्टेंस 2r हो जाएगी। और दूर से देखने पे पता चल रहा है कि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। अल्टीमेटली इस पूरे गोले पर कितना चार्ज है? प्लस। इस पूरे गोले पर कितना चार्ज है? माइनस। और प्लस माइनस को कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 2r डिस्टेंस पर। यानी कि चार्जेस का सेपरेशन है एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर। और जब एक ऐसा सिस्टम तैयार होता है ना, इस तरह का एक सिस्टम तैयार होता है जिसमें, अगर मैं इसको अब अलग से यहाँ पे बना के बताऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज प्लस चार्ज ऑफ सोडियम, ये लीजिए, जिसको हम प्लस क्यू बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और कुछ डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 2r है। एक दूसरा चार्ज होता है जो कि किसका? क्लोरीन का, और वो होता है नेगेटिव। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया। सिस्टम ऑफ चार्ज, कौन कौन से चार्ज हैं? प्लस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो देखो बस, तो सिस्टम यही तो देखो बच्चों, यही तो पूरी दुनिया इन्हीं से तो बनी है। हमारी बॉडी में भी तो एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, सब एक दूसरे से बॉन्ड बना के रखते हैं। अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो हमारी बॉडी ही बिखर जाएगी। अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो सोडियम क्लोराइड रहेगा ही नहीं साथ साथ में। यानी कि दो चार्ज का ऐसा सेपरेशन जिनके बीच में ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, ये कैसी होती है? फिक्स्ड डिस्टेंस। तो ये जो सिस्टम बना ना बच्चों, ये जो सिस्टम है दो चार्जेस का जिन्हें एक दूसरे से 2r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, दैट सिस्टम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल बिकॉज इट हैज टू ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, ठीक है? जैसे कि एक प्लस है और एक माइनस होने के कारण ये सिस्टम जो तैयार हुआ है, इस सिस्टम का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमारे नेचर में बहुत सारे डाइपोल हैं। कुछ
ऑलरेडी, यानी कि इन कुछ एलिमेंट्स या कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में ना भी रखोगे ना तो भी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक बिहेवियर शो करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, आपको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की जरूरत नहीं है, उनके बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं भी रखोगे तो भी डिस्टेंस है। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद बिहेवियर शो करते हैं डाइपोल वाला, और कुछ ऑलरेडी ही शो करते हैं। तो हमने फिर दो कैटेगरी बना ली कि जो नेचुरली इलेक्ट्रिक डाइपोल शो करते हैं, यानी कि उनके बीच में कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, ऐसे जो मटेरियल होंगे उनको हम कहेंगे पोलर मटेरियल। क्या बोलेंगे हम बच्चों? पोलर मटेरियल, है ना। और ऐसे कुछ मटेरियल जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद दिखाते कि हम भाई डाइपोल हैं, है ना। तो वो जो रहते हैं उन्हें कहते हैं नॉन पोलर मटेरियल्स। यानी कि हमारा नेचर जो होता है दो तरह के मटेरियल से भरा हुआ है, एक पोलर मटेरियल, एक नॉन पोलर मटेरियल, ठीक है ना। तो चलो हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं कि डाइपोल होता क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, दैट पॉइंट चार्ज इज ऑपोजिट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसका डेफिनेशन देखो कैसे बनेगा, याद रखना। हम यहां लिख रहे हैं डाइपोल, इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। कौन से चार्जेस? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट फिक्स्ड डिस्टेंस is known as system of two charges, or we call it इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया बच्चों? किसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अगर फिक्स्ड डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है तो वो जो सिस्टम तैयार होगा वो सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि अभी हमने सोडियम क्लोराइड के साथ देखा, है ना। यानी कि एग्जांपल अगर मैं लूं, सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना। एक कौन होता है बच्चों? H2O भी होता है। देखो ये भी एक डाइपोल ही होता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे तो होते हैं, हम ज़्यादा नाम नहीं लेंगे। तो सोडियम क्लोराइड को मैंने अभी आपको बताया था, एक चार्ज यहाँ होता है, कुछ डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज होता है माइनस, इनके बीच में 2r डिस्टेंस होती है, तो ये एक डाइपोल कहलाएगा बच्चों। अब एक काम करते हैं, हम इसको और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज को अब मैं ऐसे बना दिया करूँगा और कुछ डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज रहेगा माइनस क्यू, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2l, ये भी वही होता है, देखिए, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अगर आ जाते हैं और उनको पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंस पे रख दिया जाता है तो जो एक सिस्टम तैयार होता है, दैट सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये तो हमारे घरों में भी होता है, नमक, है ना। तो क्या नमक जो होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? क्योंकि डाइपोल किससे बना हुआ है? चार्जेस से, और चार्जेस क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे घर में जो नमक होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता होगा। तो देखिए हम देखते हैं कि उसमें एक मॉलिक्यूल नहीं होता बच्चों, बहुत सारे करोड़ों मॉलिक्यूल, अरबों मॉलिक्यूल होते हैं उस नमक के इस सिस्टम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट, एक इधर है तो एक इधर है, तो ये कैंसिल कर जाएगी। इस तरह से सारे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं डाइपोल के कारण, वो एक दूसरे के कारण कैंसिल हो जाती है। इसलिए हमको उस नमक में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। अगर इंडिविजुअल बात करूं, केवल एक एलिमेंट की बात करूं, सोडियम क्लोराइड की, तो हमें वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और ये श्योर है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर में जो चीज़ें की थी वो देखिए। तो पोलर और नॉन पोलर के लिए थोड़ा सा एक देखिए, एक एग्जाम्पल। जैसे अभी हमने सोडियम क्लोराइड को समझा, वैसे ही CO2 भी होता है, लेकिन CO2 में थोड़ा सा चेंजेस है बच्चों। देखो क्या होता है, CO2 की अगर बात करूं, सॉरी H2O की, है ना, H2O की अगर मैं बात करूं, CO2 का भी एग्जांपल दूंगा आपको मैं। तो देखो हाइड्रोजन के 2 एटम है जबकि ऑक्सीजन का एक ही है।
अब अगर ये दो एटम है तो भाई साहब इसका चार्ज तो ज़्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास डबल चार्ज है, ऑक्सीजन के पास कम है, जबकि हमारा डायपोल का सिस्टम क्या कहता है कि 2 इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए चार्जेस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 2 चार्ज हो रहा है, ऑक्सीजन के पास 1 ही हो रहा है, तो फिर सिस्टम कैसे बनाया? तो ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं ऐसे जैसे कि वो डायपोल बना रहे हैं। कैसे देखना, तो अगर H2O की बात करूं तो देखो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ हो जाता है, एक यहाँ हो जाता है, और ये कुछ 60 डिग्री के समथिंग ऑक्सीजन यहाँ बैठता है। देखो अब अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज है ये, और हाइड्रोजन के पास कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। ये वाले पास भी कितना है? पॉजिटिव चार्ज। तो 2 पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं जबकि ऑक्सीजन अकेला नेगेटिव है, तो फिर डायपोल कैसे बनेगा? यानी डायपोल का क्या सिस्टम है कि भाई एक 2 चार्जेस होना चाहिए, उनके बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो ये नेगेटिव तो यही रहेगा, इसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये इधर कुछ चला जाता है, ये इधर कुछ चला जाता है, इनके बीच में कुछ 60 डिग्री के समथिंग एंगल होता है, और हम देखते हैं कि 2 प्लस चार्ज, एक ऊपर है और एक नीचे है और एक माइनस यहां है। तो देखिए इन दोनों के कारण एक रिजल्टेंट तैयार होगा यहां, भाई एक प्लस यहां है और प्लस यहां है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां बन जाता है, यानी कि इनके बीचों बीच एक प्लस चार्ज का रिजल्टेंट तैयार होगा। तो ये अगर रिजल्टेंट प्लस चार्ज है तो यहां पर माइनस आएगा इनके बीच में। अब ये जो डिस्टेंस आई है ना, ये कुछ ना कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस होगी, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो यहां पर इनको नहीं देखा जाएगा कि ये डायपोल बना रहे, इसको देखा जाता है भाई साहब, ये है आपका डायपोल। देखो इस तरह से ये एक डायपोल होता है H2O भी, है ना। जब H2O को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा ना, तो रखने से पहले ही वो बिहेवियर शो करता है डायपोल वाला, यानी कि डिस्टेंस होनी चाहिए तो वो डायपोल कहलाएगा, अगर डिस्टेंस नहीं होगी तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सोडियम क्लोराइड है ना, क्लोरीन और H2O, ये दोनों जो चीजें होती है बच्चों, ये कहलाती हैं पोलर डायपोल्स। ये किसको शो करते हैं? पोलर डायपोल। और बाद में हम इनको एक नया नाम देंगे, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक, है ना। इसको क्या नाम देंगे हम? नया डाई इलेक्ट्रिक। चलिए अब नॉन पोलर को समझते हैं बच्चों। नॉन पोलर क्या होते हैं? तो जैसे कि मैं एक ही एग्जांपल दूंगा नॉन पोलर का, वो रहेगा आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे बनाते? अब नेगेटिव चार्जेस 2 हो गए, पॉजिटिव चार्जेस 2 हो गए, तो जब इनको नेचुरली देखा जाता है ना, तो ये ऐसे मिलते, देखो इधर O ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन, और बीच में बेचारा कार्बन फंस जाता है, ठीक है ना। अब समस्या ये है कि ये कार्बन पर प्लस होता है, इस पे माइनस, इस पे माइनस, तो माइनस माइनस जो कि कुछ दूरी पर रखे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा? इस कार्बन पर ही आ जाता है रिजल्टेंट, है ना। तो नेगेटिव इस कार्बन पर ही आ जाता है, जो कि ऑलरेडी यहां पर कौन है? अल्टीमेटली यहां प्लस था, इस कुछ डिस्टेंस पर यहां कौन है? माइनस है, यहां पर भी कौन है? माइनस है, तो माइनस माइनस का रिजल्टेंट भी यहीं आ रहा है, प्लस भी, जो कि ऑलरेडी कार्बन का प्लस यहीं था और माइनस भी यहीं आ गया, यानी कि एक ही सेंटर पर प्लस भी है माइनस भी है, इनके बीच में डिस्टेंस 0। और अगर डिस्टेंस नहीं है तो फिर हम डायपोल कैसे बोल सकते हैं? उसको हम डायपोल नहीं बोल पाएंगे इस CO2 को। तो फिर ये तो बिहेवियर करना चाहिए इसने, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो। ऑफ कोर्स मैंने आपको क्या बोला कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद डायपोल की प्रॉपर्टी उसमें आती है, इनिशियली नहीं आती। यानी कि CO2 ऐसा ही एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले डायपोल का बिहेवियर शो नहीं करता, क्योंकि उसके प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती, और डिस्टेंस 0 तो डायपोल 0। अब होता क्या है, ये ऐसा हो जाता है कि अगर प्लस बीच में है, ये प्लस है, तो माइनस ने उसको कवर करके रखा है, यानी कि प्लस माइनस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, वो एक ही सेंटर पर आ चुके हैं। पर जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो देखो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे जा रही है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जैसे ही लगाना है तब देखना क्या होगा, ये जब माइनस वाला यहां आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, तब देखना क्या बिहेवियर शो करेगा। ये जैसे ही यहां आता है ना बच्चों, तो माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होती है प्लस से, ये देखिए, और ये माइनस जैसे ही आता है तो प्लस इस माइनस को खींचेगा, यानी कि इसकी जो सीध है, इसको यहां रहना था लेकिन माइनस खिसक के यहां आ जाता है। ये लीजिए, ये माइनस, कौन सा माइनस है? ये ऑक्सीजन का। कार्बन के ऊपर प्लस होता है, तो प्लस और प्लस को रिपेल करेंगे, यानी कार्बन को इधर भगा देंगे, तो उसको, कार्बन को यहां रहना था लेकिन वो यहां आके रुकता है कार्बन,
जो कि उसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज था, ये कौन था, ऑक्सीजन था जिस पे माइनस चार्ज था। सिमिलरली माइनस यानी कि ये प्लस इसको इधर खींचेगा तो ये यहाँ ना रहते हुए वो इधर आ जाता, ये माइनस ऑक्सीजन का, ये भी माइनस ऑक्सीजन का। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों कुछ डिस्टेंस पर, तो इनका रिजल्टेंट माइनस वाला यहां आ जाएगा बच्चों। ये क्या है, ये रिजल्टेंट माइनस है, इन दोनों के कारण रिजल्टेंट माइनस यहां आता है। तो कार्बन तो इधर खिसक गया, अब प्लस ये रहा, अब इनको नहीं देखना है, इनके रिजल्टेंट को देखना है। तो प्लस सॉरी माइनस ये रहा, प्लस ये रहा, इनके बीच में देखो कुछ डिस्टेंस आ गई, और जैसे ही डिस्टेंस आती है हम देखते हैं कि एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस आ गई। अब ये क्या शो करेगा, अब ये शो करेगा कि मैं डाइपोल हूं, यानी कि डाइपोल कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद डाइपोल वाली प्रॉपर्टी आती है, पहले नहीं आती। ये कुछ केस होता है, तो ये कहलाते हैं नॉन पोलर। यानी कि अगर मैं बात करूं CO2 की, तो ये किस में आएगा बच्चों, नॉन पोलर मटेरियल में। ठीक है, ये नॉन पोलर मटेरियल होते हैं। तो हमने डाइपोल की कहानी समझ ली है। ठीक है, अब डाइपोल के कारण हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो कैसे एक्सपेरिमेंट, चलो देखना। जैसे कि हमें अभी पता चला है कि डाइपोल क्या होता है, बेसिकली एक चार्ज होता है यहाँ पर प्लस Q, कुछ डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज होता है माइनस Q, डिस्टेंस को 2r बोल दीजिए या 2l बोल दीजिए, अगर लेंथ है तो हम 2l अब कंसिडर करके चलेंगे। ये एक कहलाता है डाइपोल। ये क्या कहलाता है बच्चों, डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो टोटल चार्ज कितना होता है, 0। +5 -5 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, द नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज 0। बच्चों ये बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, यानी कि Q नेट जो आएगा वो कितना आएगा, +Q -Q, अल्टीमेटली 0। ये लीजिए, बट इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, ये बात आपको क्लियर रखना है। इसका नेट चार्ज 0 हो सकता है लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती। तो अगला जो पॉइंट रहेगा, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल इज नॉट 0, यानी कि ये 0 नहीं हो सकती। कैसे, ये भाई साहब इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इसने भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक ही लोकेशन पर है, नहीं, कुछ न कुछ डिस्टेंस पर है। तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पेयर ऑफ चार्जेस हैं और वो कुछ 2l डिस्टेंस यानी कि फिक्स्ड डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनका 0 नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि नमक की अगर हम बात करें तो नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। तो वो एक डाइपोल जो बनता है उसके अंदर सोडियम और क्लोरीन का, वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो उस डिब्बे में, नमक वाले डिब्बे में तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हर मॉलिक्यूल की बनती है, तो वो कैंसिल कर जाते हैं एक दूसरे को। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि नेट चार्ज 0 होता है बट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। तो चलिए ये यहां तक कुछ कंसेप्ट हुआ। अब सुनना, अब इस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। जैसे एक चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या बिहेवियर शो होगा, थोड़ा सा देखना है। फिर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे। चलो, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी कुछ, ये ध्यान देना बच्चे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने चाहा कि मैं इस तरफ खड़ा हूं, है ना, और मेरे हाथ में चार्ज है, एक चार्ज 1 कूलम चार्ज मेरे हाथ में। इस रूम में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ऐसे इस तरह से, और मैं इधर पीछे खड़ा हूं और मेरे हाथ में एक चार्ज है। मुझे किसी ने कहा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को फेंक दो ऐसे करके, और इस दूसरी तरफ मैंने एक दोस्तों को खड़ा करा। मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरा दोस्त यहां खड़ा है, मेरे हाथ में एक चार्ज है 1 कूलम का। मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई इस चार्ज को फेंको, मुझे कैच करना है। तो मैं जैसे इसको फेंकता हूं, क्या इसको ये चार्ज मिलेगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज को इधर क्रॉस करने देगी? तो देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। जब ये यहां था तब तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगता था। चार्ज पे फोर्स लगता किसके कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण,
है ना। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, यहाँ आता है, ये चार्ज एक्चुअली में प्लस है, इधर से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इस प्लस को ये प्लस रिपेल करेगा। यानी कि आप भेजना चाहते थे इधर, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे इस तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये यहां से ये यहां आ जाएगा। फिर और आगे बढ़ा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, फिर उसने और धक्का मारा, फिर और धक्का मारा, और धक्का मारा, और फाइनली हम देखते हैं कि आपके दोस्त पास नहीं आया और ये जो चार्ज है ये ऐसा निकल गया भाई साहब। देखो क्या हुआ, यहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ट्रेवल करने लगा। यहां पर क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ E, यानी किसके साथ चला जाएगा वो, E के साथ। तो देखो यहां पर स्पीड इसके कारण बढ़ी, फिर इधर हुआ, यानी कि टर्न ले रहा है। जैसे ही टर्न लिया इसके बाद नहीं मुड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये सर्कल बना लेगा, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स्ड बहुत ही तेजी से लेकर जाएगी। यानी कि एक चीज हमने यहां सीख ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज को भगा सकता है, एक्सेलरेट करा सकता है बहुत ही स्पीड के साथ। ये चीज हमने यहां सीखी है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये तो सिंगल चार्ज था भाई साहब, तो आपने ऐसा देख लिया सर, अगर ये दो चार्ज का ग्रुप अगर यहां पे फेंकूं तो क्या होगा। अब मजे की बात तो अब आएगी, क्योंकि अब ये ग्रुप अब चार्ज है और आप सोच रहे होंगे कि प्लस था तो इसने धक्का मार दिया, लेकिन जब इसको फेंकूंगा तो माइनस भी तो है, तो इस प्लस को इधर कोई धक्का मारेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन माइनस को इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगी भी तो सही। तो क्या होगा, क्या इधर जाएगा फाइनली या इधर आएगा फाइनली, या बीच में रुका रहेगा। ये चीजें हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखनी है, तो चलो देखते हैं, है ना। अब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, देन हम देखेंगे कि व्हाट विल हैपन। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, तो देखना। अब इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, तो मैं जैसे ही रखता हूं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इसको जैसे ही प्लेस करूंगा तो मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है मुझे। क्या क्या देखना, ये रहा डाइपोल, जैसे ही मैंने इसको यहाँ प्लेस किया है ना, तो ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। इधर प्लस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सबको पता है ना। इधर माइनस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी सबको पता है। तो प्लस को ये धक्का मारेगा, अल्टीमेटली इस पे इधर फोर्स लगेगा। माइनस को ये धक्का मारेगा और इस माइनस को ये खींचेगा, तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो हमने पढ़ा हुआ है कि E इज इक्वल टू होता है F/Q, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। इतना फोर्स लगता है। अगर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर का जो फोर्स लगेगा प्लस QE लगेगा, यहाँ पर माइनस QE लगेगा। इक्वल अमाउंट का फोर्स लग रहा है दो डिफरेंट लोकेशन पर किसी बॉडी के। तो ये जो ऐसा था ना बच्चों, ऐसा ये घूम गया, घुमा, बड़ी तेजी से घुमा। तो घूमने में जो फोर्स यूज होता है उस फोर्स का नाम होता है टॉर्क। टॉर्क क्या है, टॉर्क कोई जादू वाली चीज नहीं है बच्चों। टॉर्क वो फोर्स होता है जो चीजों को घुमाने में काम करता है। घूमने वाली चीजों में जो फोर्स लगता है वो कहलाता है टॉर्क, जबकि सीधा चलने में जो फोर्स लगता है दैट इज लीनियर फोर्स। इसको स्पेशल नाम दिया गया है टॉर्क, ये जो कि टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ना, इस केस में वही तो हो रहा है, घूमना मतलब इसमें एक टॉर्क जनरेट हो गया है। अब उस टॉर्क को बताना है, वो टॉर्क की इक्वेशन क्या होगा। तो पहली चीज तो ये देखो, एक वर्ड आएगा यहाँ पे मोमेंट। मोमेंट क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान देना, जब कोई चीज घूमती है ना तो उस घूमने के इफेक्ट को मोमेंट कहते हैं। कितनी इंटेंसिटी के साथ वो घूम रहा है, यानी कि उसका मोमेंट कितना है, कितना घूम सकता है, कितना तेजी से वो पलट सकता है। जैसे यहां पर ये जैसे ही प्लेस किया पलट गया, ऐसा करके ऐसे हो गया। इस घूमने वाले इफेक्ट को हम मोमेंट कहते हैं। और मोमेंट आता किसके कारण है, टॉर्क के कारण। टॉर्क क्या होता है, दो डिफरेंट बॉडी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना टॉर्क कहलाता है। जैसे साइकिल का हैंडल, गाड़ी का हैंडल, आप एक हाथ से धकाते हो, एक हाथ से खींचते हो, तो दो डिफरेंट लोकेशन, एक ये वाले हाथ पर, एक ये वाले हाथ पर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक में आगे एक में पीछे, डिफरेंट लोकेशन पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, इधर भी 20 न्यूटन, इधर -20 न्यूटन, तो जो हैंडल है वो घूम जाएगा, जबकि फोर्स तो हमने बराबर लगाया है, ऑपोजिट लगाया है। तो वो घूमना इसकी वजह से, तो वो
घूमने की वजह से कोई बॉडी कितना जल्दी मोमेंट आती है, कितना जल्दी मोमेंट लेती है, उसको हम कहते हैं मोमेंट। और वो डाइपोल की बात हो रही है, इसलिए इसका नया नाम होगा डाइपोल मोमेंट। अब ये क्या होता है इसे हम देखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट बेसिकली इफेक्टिवनेस है उस डाइपोल का, उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद, है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे इट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल when we placed it in इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक इफेक्टिवनेस आता है। इफेक्टिवनेस मतलब कि उसमें क्या मोमेंट आ रहा है, उसको हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। और ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये रिप्रेजेंट किया जाता है P से। किससे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। अब ये P कहाँ से आता है वो भी मैं बताऊँ, है ना। तो P बेसिकली क्या होता है, देखो मैं डायरेक्ट अभी यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ से आता है वो मैं आपको बता दूंगा। P जो होता है डाइपोल के बीच की लंबाई जो होती है 2L, यानी कि 2L का मल्टीप्लाई एक किसी चार्ज से कर दूं तो ये डाइपोल मोमेंट बनता है। मोमेंट मतलब उसमें इफेक्टिवनेस आना, उसके घूमने का जो इफेक्ट है वो बताना, दैट इज मोमेंट, है ना। तो याद रखिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये कहां से आ रहा है वेक्टर में सब बताऊंगा, बस अभी खाली चीजों को क्लिक करते चलें। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है इसलिए इसका एक वेक्टर फॉर्म लिख देना कि इसके ऊपर एरो लग जाना है, और ये लेंथ के ऊपर एरो लग जाएगा इधर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस होती है वहां की, है ना। अब बात ये आती है कि इफेक्टिवनेस को कैसे शो किया जाए, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। चलो वेरी गुड। तो जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है ना, तब जाके ये कहीं ना कहीं आता है डाइपोल मोमेंट, मतलब घूमने का इफेक्ट। देखो कहां से आता है वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमको एक चीज पता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिससे टॉर्क बनता था। तो मोमेंट का मतलब ही होता है इफेक्ट, कि कितना जल्दी वो घूम रहा है। तो हमको एक चीज पता है कि जो होता है ना कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस, यही होता है ना। ये बेसिक रूल है हमारा, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। तो इस मोमेंट ऑफ फोर्स किसका निकाल रहे हैं हम? डाइपोल का, इसलिए वो टॉर्क हो जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू आर। ये हमारा इक्वेशन होता था 11th क्लास में। अब आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक डाइपोल रख दिया, ये लो डाइपोल ऐसा रखा हुआ है बच्चों, ये है प्लस क्यू चार्ज, ये है माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस 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 है सब। तो प्लस के कारण इस पे फोर्स लग रहा है कितना? क्यू ई प्लस का। इधर कितना लग रहा है? माइनस क्यू ई, देख लीजिए। तो यहां बीचों बीच एक सेंटर होता है, तो ऊपर वाली लेंथ L, नीचे वाली लेंथ L, टोटल लेंथ 2L, ठीक है। सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, है ना। तो ये तो यहां तक एक बेसिक चीजें हो गई। अब आगे देखो आप बच्चों, अब मैं यहां पर इतने से वाले पार्ट पर लगने वाला टॉर्क निकालूंगा, फिर नीचे वाले पर भी निकालूंगा, क्योंकि ये वाला टॉर्क इस डायरेक्शन में और ये वाला टॉर्क इस डायरेक्शन में। तो हम यहां पर निकाल लेते हैं। नाउ द टॉर्क ऑन अपर पार्ट, देखो अपर पार्ट पर अगर टॉर्क निकालूंगा तो वो टाउ1 रहेगा। टाउ1 इज इक्वल टू, यानी टॉर्क मतलब घूमने वाला फोर्स, तो ऊपर वाले पार्ट को घुमाने वाला फोर्स कितना है? तो टाउ इज इक्वल टू कितना होता है? F इंटू आर। तो F यानी कि फोर्स, तो फोर्स कितना लग रहा है? QE, देख लो ये रहा, इंटू आर, आर यानी डिस्टेंस जो कि कितनी है? L है, ये रहा। सिमिलरली द टॉर्क ऑन लोअर पार्ट, देखो लोअर पार्ट पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो माइनस साइन खाली ये शो करती है कि फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इसके अलावा कुछ भी शो नहीं करती। तो आप चाहो तो उस माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए, तो अल्टीमेटली यहां पर भी उतना ही आएगा बच्चों, देख लीजिए ये। अब ये तो ऊपर वाले पर लगने वाला टॉर्क, ये नीचे वाले पर लगने वाला टॉर्क, हमको निकालना है टोटल टॉर्क। नाउ द टोटल टॉर्क ऑन डाइपोल, है ना। जब डाइपोल की बात कर दूं तो इसका मतलब दोनों चार्जेस की बात हो रही है। तो कितना आएगा बच्चों टोटल टॉर्क? तो टाउ इज इक्वल टू टाउ1 प्लस टाउ2, एंड ये हो जाएगा 2L, सॉरी हाँ QEL, तो 2QE इंटू L। ये आया हमारे पास टाउ इज इक्वल टू
2 को L के साथ रख दीजिए, 2L इंटू Q को रख दीजिए इंटू E को रख दीजिए। तो इस डाइपोल के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आता है और ये इक्वेशन हमें टॉर्क शो करता है। टॉर्क क्या होता है, उस डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर घूमने वाला जो फोर्स लगता है वो ये होता है। अब घूमने वाला फोर्स किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। देखो ये क्या है, ये इफेक्टिवनेस है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां लिखवाया था, जिसको मैंने P से रिप्रेजेंट करवाया था। तो बेसिकली यही तो इफेक्टिवनेस है, यही तो मोमेंट है, इसी की वजह से टॉर्क बनता है। मान लीजिए कि अगर मोमेंट जीरो हो जाए, यानी कि उसमें घूमने का कोई मोमेंट ही नहीं है, तो भाई साहब टॉर्क कहां से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो भले कितनी भी लगा दो, ये जीरो नहीं होगी तो टॉर्क तो बनेगा ही नहीं इसकी वजह से। टॉर्क इसकी वजह से नहीं बनता, टॉर्क इसकी वजह से बनता है, इफेक्टिवनेस के कारण बनता है। माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन इफेक्ट नहीं आएगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भी लगा दो, अगर यही नहीं होगा तो टॉर्क कैसे आएगा। तो इस इक्वेशन में है ना, जो अभी हमने पढ़ा था, यहां पर क्या पढ़ा था कि एज, यहां पर देखो टाउ इज इक्वल टू, इतने से को मैंने P माना था तो PE आ रहा है बच्चों, देखो ये रहा। वेयर ये क्या है, where P is effectiveness term and we call it dipole moment। देखो यही तो होता है डाइपोल मोमेंट। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जहां भी 2L के साथ Q आ जाए, समझ लो वो डाइपोल मोमेंट है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये बात ध्यान रखना है। चलो इसका यूनिट देख लो। तो देखो बच्चों, एक चीज और थोड़ी सी क्लियर कर दूं आपको। अगर यहां पर लेंथ जीरो हो जाए, सोचना अगर लेंथ जीरो हो जाए तो हमारा जो टॉर्क के इक्वेशन है, टॉर्क क्या है, घुमाने वाला फोर्स, बार बार याद दिला रहा हूं मैं, तो ध्यान देना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तब तो आप डाइपोल को रख के क्या करोगे, उसमें टॉर्क आएगा ही नहीं, है ना। लेकिन अगर डाइपोल के बीच की, डाइपोल क्या होता है, दो चार्जों के बीच में डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस खत्म हो जाए तो बच्चों ये खत्म हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस होना जरूरी है, तभी उसके ऊपर टॉर्क आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसकी यूनिट देखना, यूनिट एंड डायमेंशन। देखो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कितना होता है बच्चों, P इज इक्वल टू, जैसे कि 2L इंटू Q था, तो यूनिट इसका P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ यानी कि मीटर इंटू कूलम। ये रही इसकी यूनिट, आपको ये ध्यान रखना है। चलो डायमेंशन की भी बात कर ही लो। तो डायमेंशन जो P का होता है, लेंथ के लिए होता है M नॉट L T नॉट, Q के लिए होता है AT, ये लीजिए। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डायमेंशन, याद रखिए कि M तो है ही नहीं, लेंथ भी नहीं है, उतनी ही है जितनी है, और T आ चुका है यानी कि T और A। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम इससे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, मजे लेंगे। अब इस डाइपोल के कैसे मजे लेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब हम देखेंगे ये क्या करता है। वैसा ही बिहेवियर शो होगा जैसा एक लकड़ी को बहते हुए पानी में आप रख दो। तो लकड़ी के भी दो सिरे होते हैं, उन दोनों सिरों के बीच में एक लेंथ होती है, तो उस लेंथ को आप डाइपोल लेंथ कंसीडर कर लो, दोनों सिरों पर चार्ज कंसीडर कर लो, पानी के फ्लो को इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लो, और आप उसमें रख दो। तो लकड़ी क्या करेगी, कुछ टाइम में हम देखते हैं, अगर आप लकड़ी को एकदम पानी के फ्लो के एकदम परपेंडिकुलर रख दोगे तो लकड़ी अपने आप को अलाइन कर लेगी टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर, है ना, जिधर वाटर फ्लो हो रहा है उधर अपने आप को अलाइन कर लेगी। सिमिलरली अगर आप एक डाइपोल को भी एक पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो वो कुछ ना कुछ अपने आप को घुमा लेगा। घुमाना, टॉर्क आना, टॉर्क किस वजह से आना, उसमें P आना। P क्या होता है, 2L इंटू Q, 2L इंटू Q क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ डाइपोल, या इसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, ये क्लियर रखना है आपको कंसेप्ट। चलिए इसके बाद हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस डाइपोल के कारण। जैसे कि हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण, यानी कि एक सिंगल चार्ज था, कुछ r डिस्टेंस पर, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ऐसा, ये तो ये सिंगल था। अब सिंगल नहीं है बच्चों, अब यहां पर एक दूसरा चार्ज भी आ गया है।
अब आप बताइए यहां पर, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण नहीं है, इसके कारण भी होगी यहां, तो दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है वो हम इस डाइपोल वाले केस में समझते हैं। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है डाइपोल के कारण, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण फाइंड करने से पहले हमें ये डिफरेंट सिचुएशंस देखनी होगी कि हम कौन कौन सी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेक्टर होती है इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन होती है -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ, यानी कि ये p की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है कि ऐसे ही क्यों होती है सर, तो हम इसको कैपेसिटर वाले केस में मैं आपको बिल्कुल याद दिलाऊंगा और वहां पर आपको ये बताऊंगा कि माइनस क्यों होता है। ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ इसकी डायरेक्शन क्यों होती है। ऐसा भी देखा जाता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम हमेशा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर -q चार्ज है और यहाँ पर +q चार्ज है और ये ओरिजिन यानी कि 0 होता है, तो 0 से हम इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, तो हमेशा हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम माइनस टू प्लस चलते हैं, यानी कि जब आप माइनस टू प्लस चलेंगे तो आपकी डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली माइनस टू प्लस जाओगे तो आपकी डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और उसकी डायरेक्शन -2 चार्ज होती है। तो अब मैं क्या करूंगा, हमेशा आप डाइपोल के लिए -q चार्ज को इधर रखूंगा और +q चार्ज को इधर रख दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये फिक्स्ड कर लेते हैं कि अब हम ऐसे ही इसको एक्सप्रेस करेंगे, -q चार्ज टू +q चार्ज, और ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की। ठीक है ना। अब सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के कारण, तो डिफरेंट लोकेशन समझिए क्या होती है। दो चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये कहलाती है एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस। यानी कि जब दो चार्जेस को मिलाया जाता है तो जो लाइन होती है उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। तो सोचो, अगर मैं इस एक्सिस पर कहीं पॉइंट ले लूं, यहां ले लूं, यहां ले लूं, इधर ले लूं, इधर ले लूं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो चाहे आपको अच्छा लगता हो पॉइंट यहां लीजिए, चाहे आप पॉइंट यहां लीजिए, आंसर सेम आएगा, नो प्रॉब्लम, आपको कोई मार्क्स आपके नहीं काटेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम एक्सियल के केस में देखते हैं, ध्यान देना बच्चों, पहला केस जो है वो एक्सियल वाला है। ठीक है, चलो तो हम यह लिखेंगे, पहला केस जो है एट एक्सियल सिचुएशन, एक्सियल सिचुएशन या एक्सियल कंडीशन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलो पहले तो हम डायग्राम समझते हैं। तो ये रहा एक चार्ज -q, जैसा अभी मैंने बताया था, कुछ डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज होता है +q, सॉरी मैं यहां ले लेता हूं इधर। ये रहा एक चार्ज -q और कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज होता है +q। तो ये ये है -q और ये वाला है +q। इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता है बच्चों कितनी होती है, 2l, यानी कि इनका मिड पॉइंट कितना होगा, 0। तो इसको हम l ले लेते हैं, इसको भी हम l ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, हमने सेपरेट कर दिया तो भी टोटल लेंथ 2l ही आनी है। अब बात ये है कि जब आपके पास पॉइंट चार्ज था उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पता किया था kq/r², ये होता था। यानी कि इस चार्ज से डिस्टेंस लेना जरूरी है उस पॉइंट की। तो हम पॉइंट कहाँ ले रहे हैं, एक्सिस पर ले रहे हैं, यहां ले लिया मैंने वो पॉइंट P, जैसे यहां पर लिया था। अब दिक्कत यह है कि इस अकेले चार्ज से तो आपने r डिस्टेंस कंसीडर कर ली थी, अब यहां दो चार्ज है, अगर आप इससे कंसीडर करोगे r तो इसको बुरा लग जाएगा, इससे आप कंसीडर करोगे तो इसको बुरा लग जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों से नहीं करते, हम दोनों के बीच में से एक डिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं। यानी ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कहलाएगी r। ठीक है, इस 2l को मिटा देता हूं, l और l वही होती है। ठीक है, अब बात यह आती है कि अगर मुझे किसी चार्ज से अगर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। कैसे, k करूंगा और उस चार्ज को लिखूंगा और उसके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो एक चार्ज तो ये है, इससे यहां तक की अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सिमिलरली इस चार्ज से भी यहां तक डिस्टेंस पता चल जाए तो इस चार्ज के कारण इस डिस्टेंस का स्क्वायर करके इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल सकता हूं। तो हम एक काम करते हैं, इसकी डिस्टेंस बता देते हैं। तो भाई देखना, टोटल यहां से यहां तक कितनी है, r, इस r में से इतनी कितनी है, l, तो r माइनस l करूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, जो कि कितनी होगी, r माइनस l। देख लो, है ना, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी r माइनस l। ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, है ना।
अब इस चार्ज की डिस्टेंस बताओ, तो यहां से यहां तक आओ तो कितना चलोगे, r, और यहां से यहां तक l, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये r प्लस l। ये लीजिए भाई साहब। अब बचा ही क्या है, अब आपको जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता था वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। तो हम यहां लिखते हैं, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस पर, एट डिस्टेंस, देखो बच्चों डिस्टेंस कितनी है, पॉजिटिव कारण ये रही r माइनस एल। तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो ये कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पॉइंट चार्ज के केस में यहां पे चार्ज होता था, तो चार्ज कौन सा है बच्चों आपका, प्लस क्यू, डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि r माइनस एल का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, है ना। सिमिलरली करके हम यहां पर और निकालना चाहेंगे। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस देखो, r प्लस एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बाय r प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये आया भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस के कारण इतना, इस माइनस के कारण इतना। अब इस लोकेशन पर अगर हम थोड़ा सा विचार करें, सोचें, तो हमको दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है बच्चों। दो तरह की कैसे, ये पास में है, तो जब मैं एक चार्ज को यहां पुट करूंगा तो ये पास वाला उसको इधर धक्का मारेगा, यानी कि जिधर फोर्स लगता है उधर उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यानी कि कौन सा चार्ज है, यानी कि प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को इधर धक्का मारेगी, मतलब इधर होगी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी, प्लस वाली, यानी कि E प्लस इधर होगी। तो उसी लोकेशन पर अगर चार्ज रखूंगा तो ये वाला उसको इधर खींचेगा, लेकिन बेचारा काफी दूर है तो उसका फोर्स कम लगेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी, छोटी सी, इसलिए मैंने छोटा सा एरो बनाया E माइनस के लिए। देखो तो इस पॉइंट P पर दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी व्यक्ति को कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, इधर मुझे 10 न्यूटन से खींच रहा है, इधर मुझे 4 न्यूटन से खींच रहा है, तो मैं 6 न्यूटन से इधर जाऊंगा, क्योंकि 10 माइनस 4 इसकी प्लस डायरेक्शन है, इसकी माइनस डायरेक्शन है, तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, लेकिन वो 6 किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि मेरी फाइनल डायरेक्शन इधर होगी। इसी तरह अगर E प्लस 10 है और E माइनस 4 है, तो 10 माइनस 4 करूंगा तो जो 6 आएगा वो फाइनल इधर जाएगा बच्चों। तो मैं कर क्या रहा हूं, माइनस, घटा रहा हूं, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से इसको घटा रहा हूं। तो अब हमको निकालना है नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो कितना निकलेगा देखो, तो E नेट रहेगी बच्चों कितनी, तो E प्लस में से माइनस कर दूं किसको, E माइनस को। अब थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात, यानी कि बच्चे यहां पर आके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने यहां माइनस लिया, यानी कि इसमें से ये घटा दो, तो यहां माइनस ले लिया, आपने यहां भी तो ले लिया बच्चों। तो ध्यान रखना मेरी बात, एक जगह कहीं पर भी लेना है, या तो अगर आप यहां ले रहे हो तो यहां मत लो, और यहां ले रहे हो तो यहां मत लो। क्यों, ऐसा क्यों, अगर मान लीजिए कि अगर मैं यहां माइनस नहीं लेता और यहां लेता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन अगर दोनों जगह माइनस माइनस ले लूंगा ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी यार, समझो बात को। कैसे ऐड हो जाएगी, ये वैल्यू जब मैं यहाँ E माइनस की पुट करूंगा तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा ना। तो भैया मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ नहीं रहा हूं, मैं घटा रहा हूं, इसमें से इसको घटाना है। तो एक जगह माइनस कहीं भी लेना है आपको, या तो यहां लेना है या तो यहां लेना है। अब दोनों जगह ले लोगे तो यार वो प्लस हो जाएगी यार बच्चों, गलत हो जाएगा काम। तो प्लस नहीं करना है। तो देखो अगर मैंने यहां माइनस लिया है तो बच्चों यहां प्लस रहने दो, क्योंकि ये वैल्यू जैसे ही यहां पुट करूंगा ना तो वो माइनस ही आएगी, है ना। नाउ बाय इक्वेशन 1 and 2 पुटिंग द वैल्यूज, तो कौन कौन सी वैल्यू है देखो, E नेट जो आएगा बच्चों वो E प्लस ये रही, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू बाय R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है।
फिर प्लस, लेकिन ये वैल्यू में माइनस है तो ये इसको माइनस कर देगा, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इस क्यू वाला माइनस को मैं आगे ले आया हूँ, है ना, नहीं तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा। देखो ये इतनी सी टर्म दोनों में कॉमन है, क्यू और क्यू भी कॉमन है, इनको बाहर फेंक दो पहली फुर्सत में, ऐसा क्यू भी बाहर आ गया, है ना। अंदर क्या बचता है बच्चों, देखना 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, एंड ये हमारा रिजल्टेंट आते हुए नजर आ रहा है हमें। अब एलसीएम लेना है बच्चों आपको, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूं और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद की कहानी देखो। इसके बाद क्या होता है, बस रिजल्टेंट ही तो निकालना है, अब क्या बचा ही क्या है। तो ई जो नेट है इसमें देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू तो बाहर आ गए, इनको एलसीएम ले लो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड में a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ये लो ब्रैकेट्स खोल दीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ब्रैकेट खोलिए, r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस का हिसाब में ब्रैकेट के साथ डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना, आप देख लेना, r स्क्वायर तो माइनस r स्क्वायर, फिर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन माइनस तो माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये लीजिए भाई साहब, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, टैंग 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 खत्म, तो 2rl 4rl, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तो ये बचता है 4rl डिवाइड में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ये लीजिए, अभी भी नहीं आई है फाइनल, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, ठीक है, नोट करो फटाफट। हाँ थका दिया भाई डेरिवेशन ने, है ना, आपको भी थका देगा, आपको कंसेप्ट याद रखना है, कोई नहीं थका पाएगा आपको, ठीक। चलो वेरी गुड, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा इस 4 को सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं, देखो E इज इक्वल टू कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, वेरी गुड। इस 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख देना है, कोई पहाड़ थोड़ी गिर जाएगा, तो 2 इंटू 2 वापस 4 ही होता है। इस 2 के साथ एल को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस आर को बाहर रखो थोड़ा सा, इधर आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 2। देखो बच्चों अब मजा तो अब आएगा बच्चों, इस 2l को मैंने इस बाहर वाले q के साथ रख देना है, बचता 2r है, लीजिए भाई साहब डिवाइड में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। याद आया कुछ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है 2l इंटू क्यू, तो हमको यहाँ पता होना चाहिए कि p इज इक्वल टू 2l इंटू क्यू। ये लीजिए, तो ये क्या बन जाएगी, सिंपल इक्वेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू p और 2 को सामने ले आओ इंटू आर डिवाइड में r स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 2 न्यूटन पर कूलम। लीजिए भाई साहब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लो खूब आप निकालना चाह रहे थे, हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं आई हमको। अब थोड़ी सी कंडीशन क्या है बच्चों, देखो कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि ये जो पॉइंट आपने लिया था यहां से यहां तक r डिस्टेंस पर लिया था, ये पॉइंट को खिसका के ये मैं दूर ले गया, बहुत दूर, कितनी दूर, इन्फिनिटी, यानी कि R बहुत बड़ा हो गया, जबकि L तो बहुत ही छोटा है। सोडियम क्लोराइड के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी यार, बहुत ही छोटी होगी ना, तो L कितना नेग्लिजिबल हो जाए। अगर मैं उससे इतनी डिस्टेंस, अगर सोडियम क्लोराइड इतना है और यहां भी ले लूंगा ना, तो भी R उसके लिए बहुत ही बड़ा होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि कंडीशन है इफ R इज मच मच ग्रेटर देन L, देन L विल बी नेग्लेक्टेड। L क्या हो जाएगा, खत्म। तो बचता क्या है भाई साहब, यहां से L को हटा दो, तो E नेट जो बचेगा वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR, यहां से L गायब, मतलब इसको 0 रख दीजिए, R स्क्वायर की पावर 2 यानी कि R की पावर 4 बचता बच्चों, एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया उस डाइपोल के कारण। यानी कि फाइनली मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, देखो, है ना, क्या आया देखना, हाँ वो आया है मेरे पास E नेट जो आया वो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाय r क्यूब न्यूटन पर कूलम। दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एक्सियल कंडीशन। ये आपको कंडीशन लगाना है बच्चों। देखना, डाइपोल था, जब एक सिंगल चार्ज था ना प्लस क्यू, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई थी, ऐसे आई थी सर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसमें कहीं आपको पी दिख रहा है? नहीं। पी क्या है? डाइपोल मोमेंट। वो कब आता है? जब दो चार्ज हो। दो चार्ज कब होते हैं? जब डाइपोल हो। तो डाइपोल वाले केस में पी आ रहा है ना। पी कब आता है? जब दो चार्ज हो। तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में पी नहीं आएगा क्या, है ना? तो इसलिए वो वहां पर पी आता है। तो ये आपको याद रखना है कुछ चीजें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। नाउ डायरेक्शन ऑफ ई की डायरेक्शन बताओ भाई साहब, किधर होगी? तो कैसे निकाला आपने? जैसे ये डाइपोल था, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे था प्लस क्यू, यहाँ एक पॉइंट लिया था पी। आपने देखा था कि इधर ये 10 जा रहा था प्लस वाला, इधर आ रहा था ये 4, कौन सा? माइनस वाला। तो हमने देखा 10 माइनस 4, तो 6 किधर जाएगा? इधर ही जाएगा ना। यानी कि रिजल्टेंट ई आर किधर जा रहा है? इस तरफ ही जा रहा है, इस तरफ। ये तो क्या लिखूंगा इसका स्टेटमेंट कि इस तरफ जा रहा है, मतलब राइट में जा रहा है क्या? ऐसा लिखेंगे हम? नहीं। मान लीजिए किसी ने डाइपोल ऐसा बना दिया, प्लस क्यू और यहां रख दिया और माइनस क्यू इधर रख दिया, तब भी आप ये लिखेंगे कि ये प्लस इधर जाता है, राइट डायरेक्शन में, राइट हैंड पर जाता है? नहीं बच्चों। अब हम थोड़ा सा ना यहाँ रेफरेंस लेते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन का। तो अगर आपने यहाँ पर अभी डाइपोल देखा था, ऐसा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो आई वो इधर जा रही है, यानी कि ई आर की वैल्यू इधर है। ये तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी तो इधर ही होती है। ये देखो, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज। तो हम क्या लिखेंगे? द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये स्टेटमेंट सही है। अगर आप डाइपोल को पलट भी दोगे ना, तो डाइपोल मोमेंट भी पलट जाएगा और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं द डायरेक्शन, द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये लीजिए भाई साहब, मैंने पूरी चीजें आपको बता दी है, ए टू जेड क्लियर की है आपकी यहाँ पर सारी चीजें। आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब भी करना है साथ साथ में आपको, है ना। तो ध्यान देना, यहां पर हमने फाइनल ये भी क्या देखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो ये ई आर इधर है और ये पी भी इधर ही है। ये कौन से वाले केस में? ये होता है फॉर एक्सियल। ये फोटो खींच के रख लो, ये काम आएगा जब अभी अगला जो एक टॉपिक हो रहा है ना, उसमें ये काम आएगा, है ना। चलिए अब हम दूसरी सिचुएशन पर चलते हैं, है ना। अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है वो देखना। देखो, अभी हमने दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, जिसको हम एक्सियल कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, उस पर हमने पॉइंट लिया। अब हम क्या करेंगे? ये रहा डाइपोल, यहां पर एक दूसरा डाइपोल, ये होता है पॉइंट मिड, ये होता है एल और ये होता है। तो अभी आपने पॉइंट यहां लिया था सर, कितनी डिस्टेंस पर लिया था सर? आर डिस्टेंस पर। इस पॉइंट का नाम रखा था पी, इसको उठा के यहां ले आओ, ये भी पी ही होता है। अब यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस आर थी तो ऐसा जाएगा तो भी तो आर ही रहेगा। तो ये बाइसेक्टर पॉइंट लिया है आपने, यानी कि इसके परपेंडिकुलर पॉइंट लिया है। तो ये वाली सिचुएशन में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना यहां इस लोकेशन पर, तो इसको कहा जाता है कोएक्सियल कंडीशन। क्या कहते हैं? कोएक्सियल कंडीशन। या देखें, या इसको एक और नाम से जानते हैं इक्वेटोरियल कंडीशन। देख लो बच्चों, तो डाइपोल के कारण हमने एक्सियल पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कोएक्सियल या इक्वेटोरियल कंडीशन, जो कि डाइपोल से 90 डिग्री पर वो पॉइंट होगा। चलिए, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दूसरा वाला जो केस है उसमें निकालेंगे कोएक्सियल में, है ना, कोएक्सियल या इक्वेटोरियल कंडीशन है बच्चों। इसको बहुत सारे केस में ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है, ब्रॉड ऑन पोजीशन याद रखना। तो चलिए डाइपोल कंसीडर करिए पहले, तो हमारा डाइपोल से ही काम होगा। ये रहा डाइपोल, देख लीजिए, ये रहता है माइनस चार्ज, ये कुछ डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज, ये उसके बीच का पॉइंट, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल। अब पॉइंट आपने यहाँ लेना है जो कि आर डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट का नाम क्या रखा बच्चों? पी। अब हमको इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस प्लस क्यू के कारण भी, माइनस क्यू के कारण भी, दोनों के कारण निकालना है। तो हमको
किसी भी चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको चार्ज पता होना चाहिए और डिस्टेंस पता होना चाहिए, दो चीज़ें पता होना चाहिए। तो ये इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से ये पता होना चाहिए और ये वाली डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस पता हो गई तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से ये अगर एक ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, सॉरी पैरेलल नहीं बोल सकते हम इनको, दोनों सिमेट्रिकल है, इसलिए वहां पर दोनों की लेंथ कैसी आएगी, सेम आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो ऐसे जाएगा, यानी कि यहाँ एक चार्ज रखूँ तो प्लस क्यू उसको धक्का मारेगा और जिधर भी धक्का मारता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाना चाहता है भाई साहब, जबकि उसी चार्ज को ये इधर खींचना चाहता है, यानी कि इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ये वाली, इसका नाम हमने रख दिया, प्लस चार्ज के कारण है इसलिए इसका नाम E1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर वाले ने हमने नाम रखा E2, यानी कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है। अब किसी भी लोकेशन पर क्या दो डायरेक्शन पॉसिबल है बच्चों, नहीं है, तो फिर क्या होगा उस केस में, एक रिजल्टेंट निकलेगा, है ना। अगर दो अलग अलग डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की और हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक लोकेशन पर दो डायरेक्शन नहीं ले सकती, तो फिर उनका रिजल्टेंट लेती है। तो रिजल्टेंट निकालते हैं हम, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर एक इधर है एक नीचे है तो रिजल्टेंट इनके बीच में से जाएगा बच्चों, ऐसा, यानी कि ये किसकी डायरेक्शन रहेगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब लॉजिक देखना, अगर यहां इसके साथ एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ध्यान देना, एक लाइन और एक लाइन, ये एक लाइन इसको ऐसे क्रॉस कर जाती है, तो ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी कितना, थीटा, यानी कि ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा। सिमिलरली यहां पर एक लाइन ऐसी है, यानी कि यहां का जो एंगल होता है ना वही यहां का एंगल होता है, तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा। समझ में आया, सब कुछ डायग्राम पर बेस्ड है, डायग्राम अगर अच्छे से आता है तो फिर कुछ भी दम नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को ही देखते हैं, एट पॉइंट P, देखो क्या क्या हो रहा है इस पॉइंट P पर, थोड़ा सा लॉजिक देखना। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है E1 नाम की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है E2 नाम की, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जा रहा है ER, यानी कि इस ER की वैल्यू निकालना है। तो ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा, ये भी कितना है, थीटा, इसका नाम कितना है E1, तो E1 ने इसके साथ थीटा एंगल बनाया है, तो हम E1 के दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट हो गए, तो जिसके साथ एंगल बनता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है, यानी कि ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, ये वाली लाइन देख लीजिए। लेकिन इसका E कॉस थीटा, सॉरी E साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, E साइन थीटा, E1 साइन थीटा, देख लो इस E1 की मैंने बात कर ली है, लेकिन उसी पॉइंट पर E2 नीचे आ रहा है, ये रहा भाई, इस E2 ने भी तो इसी के साथ थीटा एंगल बनाया, यानी कि E2 का cos थीटा इधर जाएगा इसी के साथ, E2 cos थीटा। तो आप देख रहे हो कि E1 का भी cos थीटा इसी लाइन पर है, E2 का भी cos थीटा इसी लाइन पर है, लेकिन E1 का sin थीटा ऊपर चला गया तो E2 का sin थीटा इस लाइन के परपेंडिकुलर यानी कि नीचे आएगा, E2 sin थीटा। अब आप इस लोकेशन पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दें, इस पॉइंट का नाम क्या है, P, तो P पर E साइन थीटा ऊपर है, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा नीचे, लेकिन ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। क्यों बराबर, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बराबर। भाई इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा ना वो प्लस होगा, लेकिन इसका माइनस होगा, लेकिन होंगे बराबर। तो E1 अगर ऊपर जा रहा है तो E2 नीचे जा रहा है, एंड दे विल कैंसल्ड आउट, है ना। तो हम यह लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एज ड्यू टू equal in magnitude and opposite in a direction, E1 sin theta and E2 cos sin theta will cancelled out, ये क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का कोई इफेक्ट नहीं है वहां पर। तो फिर इफेक्ट है किसका, तो इफेक्ट है भाई साहब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम यहाँ ऐसा देखते हैं कि इधर की तरफ देखो कौन कौन जा रहा है, एक E1 cos थीटा भी जा रहा है और इधर ही एक और कौन जा रहा है, E2 cos थीटा भी जा रहा है, यानी कि ये दोनों मिलकर हमको क्या देते हैं, E रिजल्ट
रिजल्टेंट, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, तो ये ई रिजल्टेंट हमको कौन देंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो हम इनको जोड़ लेते हैं, यानी कि ई रिजल्टेंट हमको कौन देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये देंगे भाई साहब। देखो अब हम E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रही इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस है, √r² माइनस l², इतने डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, E1 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, इतनी, तो निकालने का क्या तरीका है, 1/4πε0 इंटू कौन सा चार्ज है, प्लस q, डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर यहाँ रूट का स्क्वायर करूंगा तो हट जाएगा रूट, तो बचेगा r² माइनस l²। ये रहा इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हो। सिमिलरली करके आपको E2 भी निकालना है, तो E2 भी निकाल लो, E2 के लिए भी डिस्टेंस सेम ही है, तो डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही आएगा, बस फर्क इतना है कि माइनस चार्ज के कारण हम निकाल रहे हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 किसके कारण, ड्यू टू माइनस q चार्ज, इसको ऐसा लिख लो, चार्ज, और कितने डिस्टेंस पर, एट डिस्टेंस √r² माइनस l²। तो भाई साहब डिस्टेंस तो सेम ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएगा, बस नाम में फर्क आ रहा है। तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कौन सा चार्ज है, माइनस q चार्ज, डिवाइड में r² माइनस l²। इक्वेशन नंबर कौन सा आ जाएगा, तीसरा, क्यों कि रूट से स्क्वायर हट जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये दो इक्वेशन आई है। अब आप देखेंगे कि यहाँ माइनस को थोड़ी देर के लिए अगर इग्नोर करो तो देखो पूरा इक्वेशन सेम है, 1/4πε0 1/4πε0 q r² माइनस l², तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम अगर माइनस साइन को इग्नोर कर दें तो E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा, है ना, याद रखना। बट इन मैग्नीट्यूड E1 and E2 are equal, therefore E1 equal to E2। तो जहां E1 है वहां E2 रख दो, या जहां E2 है वहां E1 रख दो। देन बाय इक्वेशन 1, इस 1 में देखना E1 की जगह E2 रख दो या E2 की जगह E1 रख दो, तो यहां रखूंगा E1 cos थीटा, तो E2 की जगह E1 रख दूंगा, तो ये भी E1 cos थीटा, तो मिलके कितनी हो जाएगी, 2E1 cos थीटा। तो ई रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। बस अब क्या है, E1 की वैल्यू पुट करो, cos थीटा की वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया आपका भाई साहब। नाउ बाय इक्वेशन 2, तो ER इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड E1 कितना है, 1/4πε0 इंटू Q बाय कितना था भैया, r² माइनस l² इंटू कॉस थीटा। अब बात ये आती है कॉस थीटा कहाँ से निकालोगे, तो कॉस थीटा निकालने का तरीका देखो बच्चों, एक ट्राइंगल ले लो कोई सा भी, ये वाला ले लो, चलो इतना है ना, तो इसमें ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। कॉस है तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कौन है, l, यानी कि l अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, ये रहा, तो √r² माइनस l²। कोई दिक्कत है क्या, हो गया ना आंसर आपका। तो ई रिजल्टेंट जो आएगा वो 1/4πε0 इंटू 2l इंटू Q डिवाइड में, देखो इस पूरे की पावर 1 है जबकि इसकी पावर का मतलब क्या होता है, आधी, तो 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5 यानी कि 3/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं r² माइनस l² की पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। अब आप देख सकते हैं ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये 12 इंटू क्यू क्या होता है, आपको पता ही है कि 12 इंटू क्यू होता है सर P, है ना, क्या होता है, P होता है। बट 2l इंटू क्यू इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, तो हम यहाँ पर उसको रख सकते हैं कि ER जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू P बाय r² माइनस l² की पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट कोएक्सियल सिचुएशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब ये इक्वेशन आया,
बट हमको पता है कि हम एक कंडीशन लगाते थे। कंडीशन क्या होती थी, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन ये होती थी कि अगर ये R बहुत ऊपर ले लिया जाए तो ये L छोटे हो जाएंगे, R के सामने L, खत्म, कोई वैल्यू नहीं उनकी विचारों की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या रहेगी कि इफ R इज मच मच ग्रेटर देन L देन L विल बी नेग्लेक्टेड। ठीक है बच्चों, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी तो रहेगा, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। L खत्म तो R की पावर 2 की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R की पावर बचता है 3 न्यूटन पर कूलम। एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये क्या आया, फाइनल एक्सप्रेशन आया। नाउ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ ई आर, इसकी डायरेक्शन देखो बच्चों। तो अभी हमने देखा था कि यहाँ डाइपोल है -q, ये रहा +q, पॉइंट आपने यहाँ लिया है। आपने नोटिस किया होगा कि आपका ई आर इधर जा रहा है इस तरफ, यानी कि ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई आर। समझ में आया, परपेंडिकुलर वाले केस में। और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर जाता है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई डाइपोल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ई आर is opposite to the direction of electric dipole moment या इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल, ये लो क्या बना। तो आपको ऐसे लिखना है, इस केस में ई आर इधर है तो ये कौन हुआ P, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसको भी ध्यान रखना, जैसे मैंने पिछले वाले केस में बताया था, और इन दोनों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगला जो टॉपिक आ रहा है वो इन दोनों पर ही बेस्ड है। तो ये कुछ कंसेप्ट थे। अब एक चीज और देखना है ना, थोड़ा सा कंपैरिजन देखो। कंपैरिजन किसके किसके बीच में, एक्सियल और कोएक्सियल में। हमको पता है कि E जो आया था एक्सियल वाले में, एक्सियल वाले में कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³, यह आया था बच्चों। ठीक है, कंडीशन लगाने के बाद ये ऐसा आया था। दूसरा जो अभी हमने देखा E कोएक्सियल, कितना आया याद हो तो, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला, वो रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³, इतना आया था। देख लो, दोनों को कंपेयर करो बच्चे, कंपेयर करो। ये देखो p r³, ये अलग से आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाले केस में डबल होती है, किसके, कोएक्सियल वाले के केस में। यहाँ 2 आ रहा है, देखो अगर यहाँ पर, यहाँ किसका मल्टीप्लाई हो रखा है 1 का, यहाँ किसका हो रहा है 2 का, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोएक्सियल में 10 आएगी ना, तो वो एक्सियल में 20 आएगी, उतनी ही डिस्टेंस पर जितने डिस्टेंस आपने यहाँ ले रखी है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि E जो होता है ना, याद रखना बच्चों, E होता है वो E कोएक्सियल वाला जो होता है वो कैसे होता है, एक मिनट सॉरी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, E एक्सियल जो होता है वो डबल होता है E कोएक्सियल का। ये बात आपको ध्यान रखना है कि E एक्सियल जो होता है ना, हमेशा वो कोएक्सियल से डबल मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अब जो लास्ट केस होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, यानी कि तीसरा केस, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जो अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई ना इस तरह की, इनको बस याद रख लीजिएगा बच्चों, आपका काम आसान हो जाएगा। और बाकी मैं हुई सही यार आपके लिए तो, है ना। चलो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियोस का मजा उठाइए। ठीक है, फिजिक्स को आप पढ़ने में मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब अगला जो केस है ना बच्चों, वो क्या है, ध्यान देना। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, -q है और +q है, एक ओरिजिन, यहां पर एक पॉइंट लिया था, एक पॉइंट यहां ले लिया। अब मैं ना तो पॉइंट यहां लूंगा, ना पॉइंट मैं यहां लूंगा, ना ही इस पॉइंट पर लूंगा, ना ही इसका अपोजिट यहां लूंगा, यानी कि ये लोकेशन, ये लोकेशन, ये और ये जो लाइन खींची ना, ये कहीं पर भी मेरे को पॉइंट लेना है, बस इन क्रॉस के पास नहीं लेना, क्योंकि यहां ले लूंगा तो ये कोएक्सियल हो जाएगा, जो कि कर लिया, एक्सियल हो जाएगा, ये एक्सियल हो जाएगा, ये भी कोएक्सियल हो जाएगा। इनके अलावा आपको लेना है पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो वो हो जाता है अगला जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी लोकेशन, एट एनी लोकेशन, या इसको हम बोलते हैं जनरल लोकेशन। ठीक है बच्चों, यानी कि अगला जो पॉइंट है अपना ये वाला है, जनरल लोकेशन वाला है। चलिए ठीक है, उसको भी देखते हैं। ठीक है,
तो जो अब अगला केस है वो जनरल लोकेशन के लिए है, और थोड़ी शांति से काम लेना, डरना नहीं है ना। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लॉजिकल समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमको निकालना है एक जनरल लोकेशन पर, तो दो चार्जेस यहाँ पर देख लीजिए, दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन एक्सीएल होती है। तो मैंने एक्सीएल को छोड़ के इसके बाइसेक्टर पर भी पॉइंट नहीं लिया, एक्सीएल पर भी नहीं लिया, कहीं और ही ले लिया, इन दोनों के बीच में ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब सुनना, कंसेप्ट सीखना, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ किसकी डायरेक्शन होती है? तो ये रहा पी, देख रहे हो आप, ये है पी, है ना। इस पी की डायरेक्शन होती है ये ऐसे, और इस लाइन ने इस पी के साथ थीटा एंगल बना लिया। देखो इस पी के साथ, ये पी इधर जा रहा था, इस लाइन ने इसके साथ थीटा एंगल बनाया। तो जिस लाइन ने इसके साथ थीटा एंगल बनाया वो कितना हो जाएगा, या यूं कहूं कि पी ने इस लाइन के साथ थीटा एंगल अगर बना रखा है तो वो लाइन हो जाएगी पी कॉस थीटा। यानी कि डाइपोल का जो कंप्लीट डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा ऊपर भी जा रहा है। जैसे रॉकेट कभी भी ना तो ऐसा जमीन से घिस के चलता है, ना ही ऊपर चलता है एकदम परपेंडिकुलर। वो थोड़ा सा जमीन के साथ कुछ एंगल बनाता है और फिर जाता है। इससे क्या फायदा होता है, वो आगे भी जाता है और जमीन से ऊपर भी उठता है ना। तो देखो इस लाइन को देखो आप, ये लाइन वैसे ही जा रही है, तो जमीन के पास अगर P है तो उस लाइन का कितना हो जाएगा, P cos थीटा। यानी कि इस P का मैंने कंपोनेंट ले लिया P cos थीटा, तो एक कंपोनेंट तो P cos थीटा, दूसरा इस P cos थीटा के परपेंडिकुलर P sin थीटा। ऐसा क्यों करा हमने, ध्यान देना। अब ये P cos थीटा इधर जा रहा है, यानी कि ये डाइपोल ही है, और डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। तो ये अगर P cos थीटा एक डाइपोल है तो उसकी डायरेक्शन -2 प्लस, देखो ये ऐसे, और जिस लोकेशन पर जा रहा है उस पॉइंट का नाम है P। और मान लीजिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो याद आया एक्सीएल वाले केस में यही तो हुआ था कि जिधर डाइपोल जा रहा था उधर ही पॉइंट लिया हुआ था, और वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी थी वो भी उधर ही जा रही थी। ऐसा था, ये माइनस क्यू, ये था प्लस क्यू। यहाँ से हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था P, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रही थी और डाइपोल भी इधर ही जा रहा था। लेकिन फर्क इतना था कि इधर P कंप्लीट जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यहाँ पर देखना, इधर P का कुछ भाग जा रहा है, P cos थीटा जा रहा है, लेकिन है तो डाइपोल ही, तो डाइपोल ही इधर जा रहा है, और उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी आती है, एक्सीएल। तो उसको मैंने लिख लिया। अब वो एक्सीएल कितनी होती है देख लो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सीएल कंडीशन। पहला वाला क्या है, व्हेन द डाइपोल इज, डाइपोल कितना है आपके पास, P cos थीटा है, पूरा कंप्लीट P नहीं है, कंप्लीट P तो इधर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, लेकिन P का कुछ भाग इधर जा रहा है, तो वो भी डाइपोल ही कहलाएगा। तो डाइपोल के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है वो एक्सीएल वाले केस में जाती है। तो एक्सीएल वाली इक्वेशन याद करिए, क्या थी वो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये E एक्सीएल में, ठीक है। तो ये थी 2p/r³, लेकिन वहाँ P कंप्लीट जा रहा था, यहाँ P कंप्लीट जा रहा क्या नहीं, cos थीटा के साथ जा रहा था, इस P के साथ cos थीटा आ गया। बाकी टर्म वैसी की वैसी, देखो E एक्सीएल वाले केस में, है ना, ये रूल हो गया उस पॉइंट पर। अब दूसरा केस देखो P का कुछ भाग इधर जा रहा था, दूसरा वाला आपको मैंने एक्सीएल बताया था, सॉरी को एक्सीएल में देखो P इधर जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इधर जा रही थी, अपोजिट। यानी कि अगर ये P है इस तरफ और उसका अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है को एक्सीएल वाले केस में, तो को एक्सीएल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आना चाहिए। तो देखो ये रहा डाइपोल परपेंडिकुलर वाला, तो अगर डाइपोल की डायरेक्शन AC है, जैसे इस केस में इधर डाइपोल की डायरेक्शन AC थी, उसके परपेंडिकुलर पॉइंट लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट जा रही थी। ये डाइपोल की डायरेक्शन, ये उसके परपेंडिकुलर गए, और ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी थी, कोई एक्सीएल। कितनी थी, तो वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, लेकिन P कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, इसलिए साइन थीटा के साथ जाएगा। ये लीजिए साइन थीटा के साथ, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वो वाले कंसेप्ट से उस लोकेशन पर निकाल ली। लेकिन एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पॉसिबल है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, इसलिए इनका एक रिजल्टेंट निकलेगा ये वाला ER, है ना। तो एक पॉइंट पर अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दो डायरेक्शन हो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, तो आप वहां पर एक वेक्टर लॉ लगा के उनका एक रिजल्टेंट निकाल सकते हो। वेक्टर लॉ क्या कहता है, आपने पढ़ा होगा ना कि F रिजल्टेंट निकालते थे उस समय, ऐसा कुछ फार्मूला पढ़ा था, R = √A1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस B, ऐसा था A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो A की जगह ये मान लीजिए, B की जगह ये मान लीजिए, बाकी वैसा वैसा। अच्छा अब बात आई थीटा की,
तो थीटा कितना है, थीटा कौन है, ए और बी, यानी कि इसके और इसके बीच में थीटा देख रहे हो आप 90, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। यहाँ पर थीटा, थीटा की जगह मैंने लेमडा ले रखा है, तो लेमडा कितना बच्चों 90 डिग्री। लो तो लेमडा 90 है, तो आप यहाँ 90 रखोगे तो cos 90 कितना 0, तो cos 90 0, तो इतनी टर्म खत्म, इतना बचता है। तो हम यहाँ रिजल्टेंट निकालते हैं ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना निकलेगा, तो ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए ई एक्सीएल है, तो ई एक्सीएल का होल स्क्वायर प्लस ई बी कौन है, को एक्सीएल, यानी कि ई को एक्सीएल का होल स्क्वायर। ये लीजिए, इस केस में हमको यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ई एक्सीएल की वैल्यू ये रही, ई को एक्सीएल की वैल्यू ये रही। फटाफट पुट करिए, ज़्यादा टाइम मत लगाना, ठीक है। इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, चलो देखना। तो ई आर देखो बच्चों ध्यान देना, ई एक्सीएल में ये वैल्यू है और को एक्सीएल में ये वैल्यू है, तो दोनों में कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का स्क्वायर करके बाहर निकाल लीजिए, है ना। इसी तरह यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी R क्यूब है, यहाँ भी R क्यूब है, तो दोनों को जब अंदर लिखूंगा स्क्वायर के साथ प्लस लगाऊंगा तो उसको बाहर निकाल लेंगे हम। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, चलो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू ये रहेगा 2 का स्क्वायर 4P का स्क्वायर, है ना, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और R क्यूब की पावर 2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, फिर आता है इधर P का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा R क्यूब का स्क्वायर। जो जो चीज़ें बाहर आ रही निकाल लीजिए, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हटेगा और ये कंप्लीट दोनों जगह से बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बाद देखिए P स्क्वायर ये भी बाहर आ गया तो P बचेगा, R क्यूब ये भी स्क्वायर के साथ बाहर है तो ये बाहर आ जाएगा R क्यूब। अंदर क्या बचता है वो लिख दो, क्या बचता है P तो बाहर निकल गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचता है साइन स्क्वायर थीटा। ये इतनी चीज़ आ रही है, अभी और इसको सॉल्व करना है बच्चों। चलो फटाफट आगे देखना है ना। यहाँ पर अब वाले केस में थोड़ा सा लॉजिक देखो, हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे जो 10th क्लास में आपने पढ़ी थी कि ई रिजल्टेंट जो होता है वो कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय R क्यूब अंडर रूट। देखो साइन को क्या लिख सकता हूँ, हमको एक चीज़ पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, बताओ 1। तो इस तरह से हम साइन कितना निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ साइन है यहाँ पर ये पुट कर दो, तो वहाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, प्लस साइन की जगह ये रखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना है ना। ये आइडेंटिटी लगा दी मैंने। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय R क्यूब। ध्यान दीजिएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा गया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचता है। एंड दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी सिचुएशन। ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, यूनिट आपको लगा देना है बच्चों, इसको भूलना नहीं है। तो क्या ये इक्वेशन सही आया है? अगर सही आया है तो चलो हम इसको वेरीफाई करते हैं, है ना। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, ध्यान देना। थीटा की वैल्यू 0 रख दूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। भाई थीटा 0 कब होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी ये थीटा ऐसा है, ये कुछ एंगल है मेरे हाथ के साथ, ये 0 करना मतलब आप पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ ला रहे हो, यहाँ लाना मतलब एक्सीएल पर लाना, और एक्सीएल का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है, वो आना चाहिए। तो थीटा 0 रख के देखिए इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो पता चल जाएगा। तो P बाय R क्यूब अंडर रूट 0 cos 0 1, यानी cos स्क्वायर 0 की वैल्यू 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 प्लस 1 4, और 4 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा तो 2 आया, यानी कि 2P बाय R क्यूब। क्या यही आता था आपके पास? बिल्कुल यही आता, यानी हमारा इक्वेशन ट्रू है। अगर मैं कोएक्सियल की बात करूं तो थीटा कोएक्सियल में कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि ऐसा जो पॉइंट था वो उठ के यहाँ आ जाएगा, तो थीटा बिकम्स 90 डिग्री। इन दिस केस थीटा की वैल्यू अगर आप 90 रखोगे ये 0 हो जाएगा, √1 बचेगा, √1 यानी कि 1। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ रहा बच्चों, P बाय R क्यूब। और यही आया था, आपको याद हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड कोएक्सियल वाले केस में, है ना। इसका मतलब हमारी इक्वेशन ट्रू है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमको यहाँ डायरेक्शन भी देखना है कि इस ER के डायरेक्शन क्या है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ ER, चलो देखो, ठीक है।
नाउ द डायरेक्शन ऑफ ई आर। तो उस डायग्राम पर ही हम वापस चलते हैं। देखो ये डायग्राम के पर जो ई आर की डायरेक्शन है ये वो डिपेंड करती है इस वैल्यू पर, लेमडा की वैल्यू पर। लेमडा इज द एंगल दोनों के बीच में, रिजल्टेंट के बीच में। यहाँ पर लेमडा जो है ये क्या है, बताता है कि ई आर को किधर जाना है। मान लीजिए कि लेमडा कम हो गया, लेमडा की वैल्यू कम हो रही है तो ई आर इधर झुक जाएगा। लेमडा की वैल्यू 0 हो गई तो ई आर इधर चला जाएगा, यानी कि लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी तो ई आर भी चेंज होता है। यानी कि डायरेक्शन जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, लेमडा की वैल्यू पर, डायरेक्शन ऑफ ई आर। तो हम यहां लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ ई आर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ई आर। किसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, ई आर की वैल्यू पर। तो चलो निकालते हैं हमको लेमडा चाहिए। तो वहां ऐसा कुछ केस बन रहा बच्चों, देखो ये कितना है, ई कोएक्सियल, तो ये सामने वाला भी कितना होगा, यानी कि ये भी कितना होगा, ई कोएक्सियल। तो देखो यहां पर एक ट्राइंगल बन गया, ये इतना, देख रहे हो आप, इतने वाले को देखना। तो मैं यहां बना ही देता हूं ना, ये लो, ये है ई आर, आप देख रहे होंगे। तो एक लाइन इधर जा रही है, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो ये एक्सियल है, सॉरी ये कोएक्सियल है, कोएक्सियल है ना। और ये लाइन कितनी है, ई एक्सियल है, और ये कितना है, ये लेमडा है। तो लेमडा निकालने के लिए पाइथागोरस यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो लगा दो। तो एज टेन लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि ई कोएक्सियल अपॉन में ई एक्सियल, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 और 2। तो दोनों की वैल्यू यहां रखेंगे तो 1/4πε0 इंटू 2p, सॉरी कोएक्सियल है तो p साइन थीटा अपॉन में 2p कॉस थीटा। पूरा गलत कर दिया, यहाँ तो r क्यूब आएगा। इस पूरे के डिवाइड में अब e को एक्सियल रखना है, 1/4πε0 इंटू 2p, यहाँ था कॉस थीटा अपॉन में r क्यूब से r क्यूब, p से p, 1/4πε0 1/4πε0, यानी कि 10 लेमडा इज इक्वल टू, कुछ बच रहा है तो लिख दो भाई साहब, क्या क्या बच रहा है देखो। तो 10 लेमडा इज इक्वल टू, ऊपर साइन बच रहा है, ठीक है लिख दो साइन थीटा, नीचे 2 बच रहा है एंड कॉस बच रहा है तो 2 कॉस थीटा। ये कितना होता है भाई साहब, तो 1/2 10 थीटा, यानी कि 10 लेमडा जो होता है वो हाफ ऑफ 10 थीटा होता है। तो देखो भाई साहब ये वैल्यू चेंज होगी थीटा की, तो लेमडा भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लेमडा। थीटा की वैल्यू देख लो आप, तो थीटा कहाँ है, यहाँ है, पी के साथ एंगल, जबकि लेमडा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर। थीटा कहाँ है, डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल बन रहा है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ लेमडा, है ना, द वैल्यू ऑफ लेमडा डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। ये बात आपको क्लियरली ध्यान रखना है। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि हमने जो अभी तक निकाला था 10 लेमडा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10 थीटा, तो 10 से 10 अगर आप हटाना चाहो तो हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम। या तो लेमडा इज इक्वल टू आप ऐसा लिखना पड़ेगा, 10 इनवर्स हाफ 10 थीटा। तो देख लीजिए भाई साहब, थीटा अगर आपको लेमडा चाहिए तो ये रहा, और यही आपको डायरेक्शन भी देता है। अब बात ये आती है कि इस डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा हुआ। जैसे कि ध्यान देना, अभी मैं एक गोला बनाता हूँ, देखिए ये रहा एक गोला, ठीक है। अब हमने जो डाइपोल लिया था उसकी बात कर लेते हैं, इस गोले में रखा होगा। सपोज ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है। तो अभी हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था जिसको हमने कहा था एक्सियल, इसके जस्ट ऊपर लिया था कोएक्सियल, यहाँ भी हो गया एक्सियल, इसके जस्ट नीचे भी कोएक्सियल। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो ऐसा था बच्चों, है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इस डायरेक्शन में था, देख लो। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस डाइपोल के आसपास। तो इसी तरह जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, नमक के मॉलिक्यूल के आसपास भी यही कंडीशन बनती है, उसके आसपास भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना। तो ध्यान देना, अभी जो हमने पॉइंट लिया तो वो यहाँ था इस केस में, और आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर यहाँ एक पॉइंट लो तो ये ऊपर जाएगा, इनके बीच में पॉइंट लूँ तो ये नीचे आएगा, इनके बीच में पॉइंट लूँ तो ये चला जाएगा बच्चों ऊपर, इनके बीच में पॉइंट लूँ तो ये आ जाएगा नीचे।
ये ऐसा क्यों होता है? आप देखिए, यहाँ ऐसा था, थोड़ा सा ऊपर खिसकोगे तो ऐसे हो जाएगा, और खिसकोगे तो यहाँ ऐसा, यानी कि इनके बीचों बीच यहाँ रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर ये ऐसे करते करते यहाँ ऐसा हो गया, फिर यहाँ आया होगा तो ऐसा रहा होगा, ये देखिए ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ आते आते ऐसा हो गया। फिर जब ये यहाँ आया होगा तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो गया होगा। फिर ये देखो यहाँ से ऐसा था, सॉरी ये ऐसा था, ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया, यहाँ पर देख रहे हो आप। फिर इसके बाद यहाँ पर इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, और फाइनली ऐसा हो गया। फिर यहाँ आने के बाद ऐसा बना, फिर ऐसा बना, देखो फिर ये ऐसा हो गया, फिर थोड़ा सा ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर यहाँ से ऐसा गया और ऐसा हो गया, देखो। फिर यहाँ पर ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा, देखो। फिर यहाँ जो ऐसा था ना, तो ऊपर जाने में इधर मुड़ रहा था, नीचे आने में इधर मुड़ जाएगा, यानी कि ये देखो भाई साहब, ये इसके आसपास की एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जो कि सोडियम क्लोरीन के बीच में भी, सोडियम क्लोराइड के बीच में भी इस तरह का कंसेप्ट हमको आसपास, अगर हम टेबल पे नमक को रख दें तो उस एक मॉलिक्यूल के लिए ऐसा कुछ पैटर्न तैयार होता होगा, लेकिन बहुत छोटा सा होता है, हमें पता ही नहीं चलता, और मॉलिक्यूल एक नहीं होता, इसलिए सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो आज हमने बहुत सारे कंसेप्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो नेचर होते हैं वो उन पर स्टडी किया है, और आगे कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे कि टॉर्क तो मैंने वैसे आपको कंसेप्ट बता दिया, लेकिन कुछ एंगल पर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, उसको घुमाया जाता है, तो उस पर कितना टॉर्क काम करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। उसको घुमाने में कितना वर्क डन होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी होगी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करना, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।